जोहार झारखंड। आज 8 जुलाई 2020। आज मैं आपको बौद्ध धर्म के महत्व और प्रभाव के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कंपैरेटिव स्टडीज़ दोनों का फैलने का कारण, फिर गौतम बुद्ध के जाने के बाद बौद्ध धर्म का ह्रास, और फिर विदेशों में कैसे बौद्ध धर्म फैला, और बाद में फिर ब्राह्मणवाद कैसे फिर अपने सुधार दिया। आज हम बौद्ध धर्म के महत्व और उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म ने जो है भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन, धार्मिक आंदोलन खड़ा कर दिया। बौद्ध धर्म ने घोषणा की, धन संचय नहीं करना चाहिए। घृणा, क्रूरता और हिंसा से दरिद्रता जन्म लेती है। देखिए, आज के समय में आप देखिए बौद्ध धर्म का जो ये सिद्धांत है, जैसे धन का संचय, होर्डिंग ऑफ जो वेल्थ है, वह आप देखते होंगे अर्थशास्त्र में हम लोग चर्चा जानते भी हैं कि हमारे देश का जो 8% ही जो व्यक्ति है वह 57% धन का संचय किए हुए है। क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको हम लोग देते हैं। आप देखिए समाज में घृणा अदर है, तो घृणा से क्या आता है? घृणा से आप क्या आता है? आप उससे युद्ध कीजिएगा, उससे लड़ाई कीजिएगा, उससे आपका धन का जो है अपव्यय होगा, दरिद्रता आ जाएगी। क्रूरता क्या है? अगर आप क्रूर बनिएगा तो आप क्रूरता के लिए आप नए नए हथियार, नए तो आप संचय करिएगा, उससे भी आपका धन का कमी आएगी। और हिंसा जो है उससे धन का डायरेक्ट कमी आती है। तो महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है वह समाज में एक सुधार कैसे लाया जाए उस पर आधारित है। अब महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था कि किसानों को बीज और अन्य सुविधाएँ मिलनी चाहिए। तो देखिए इतना पहले ही महात्मा बुद्ध समझ गए थे कि आज हम लोग देखते हैं किसान तो जो सब्सिडी मिलती है या जो उनको अनुदान मिलता है, ये सब अनुदान उन्होंने बौद्ध धर्म तो शुरुआत में ही कहा दिया कि व्यापारी तो, किसान तो, श्रमिक तो, जो समाज के जो नीचे तबके के लोग थे उनके आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, उसके लिए उन्होंने ये अपने सिद्धांत बनाए। अब आगे देखिए कि व्यापारियों तो धन मिलना चाहिए। तो व्यापारी तो धन मिलेगा तब व्यापार नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, नया बिजनेस स्टार्ट होगा तो नए आदमी तो रोज़गार मिलेगा, और श्रमिक तो मजदूरी मिलेगा। तो आप देखिए अगर किसान अगर अन्न उपजाएगा, वह अन्न व्यापारी बेचेगा, और वो व्यापारी जो बेचेगा वहाँ काम करने वाले श्रमिक जो है, तो आप देखिए मतलब तीनों सेक्टर तो गौतम बुद्ध लेते चले। प्राथमिक सेक्टर किसान पर ध्यान दिए, सेकेंडरी सेक्टर व्यापारी पर, और थर्ड सेक्टर जो है सर्विस यानी श्रमिक पर ध्यान दिए। बौद्ध धर्म तो यह भी उपदेश दिए हैं कि जो दरिद्र व्यक्ति भिक्षुओं तो भी देगा वो अगले जन्म में धनवान होता। आप देखिए तो समाज में आप दरिद्र व्यक्ति है, वो अगर भिक्षु तो भी दे देता है तो वो अगले जन्म में धनवान। यही प्रयास किया गया है कि आप दें, आप इच्छा दें। आप देखते हैं बौद्ध धर्म में ईसा पूर्व 5वीं सदी के भौतिक जीवन में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया, और साथ ही लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में हुए परिवर्तनों को स्थायी बनाने की और भी कदम उठाया। हमारे समाज में जो है ईसा पूर्व 5वीं सदी में बहुत सारे विलासिता जन्म ले लिया था, और उस समय सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म जो है भौतिक जीवन में जो आपका जो इविल आ जाता है उसको दूर करने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। संघ में कर्जदारों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इससे स्पष्टतः महाजनों और धनवानों को लाभ हुआ, क्योंकि कर्जदार अब संघ में शामिल होकर उनके शिकंजे से मुक्त नहीं हो सकते थे। संघ ने दासों तो प्रवेश निषेध का नियम बनाया, जो दासों के स्वामियों के लिए लाभकर हुआ। गौतम बुद्ध के उपदेश और नियमों में भौतिक जीवन में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है और सैद्धांतिक रूप से उसे दृढ़ बनाया गया है।
बुद्ध और ब्राह्मण दोनों साम था, यानी बौद्ध और ब्राह्मण दोनों साम था। कैसे साम था? दोनों धर्म जो है उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज से मिली भीख या दान पर जीते थे। दोनों ही बताते थे कि परिवार का पालन करना, निजी संपत्ति की रक्षा करना और राजा का आदर करना अच्छा है। दोनों वर्ग मूलत समाज व्यवस्था के समर्थक थे, यानी गौतम बुद्ध और ब्राह्मण धर्म दोनों तो ये साम्य है। भिक्षु वर्ण जो थे, भिक्षु वर्ण तो गुण और कर्म के अनुसार मानते थे, पर ब्राह्मण जन्म के आधार पर। यानी बौद्ध भिक्षु जो होता है तो भी बन सकता था, लेकिन ब्राह्मण जन्म से ही आधार पर बन सकता था। बौद्ध धर्म का लक्ष्य मानव तो मुक्ति या निर्वाण का मार्ग दिखाना। जो लोग पुराने कबायली समाज में विघटन और निजी संपत्ति के प्रचलन से उत्पन्न हुई घोर सामाजिक असमानताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्हें बौद्ध धर्म में कुछ राहत मिली। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपना द्वार खोल कर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेद अध्ययन था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। अब देखिए, ब्राह्मण धर्म जो स्त्री और शूद्र तो जो रहा लो स्टेज पर, उसका प्रभाव जो है बौद्ध धर्म के बढ़ने में हुआ। ब्राह्मण में यज्ञोपवीत संस्कार का विधान जो नहीं था शूद्रों के लिए, तो वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उसको वह बौद्ध भिक्षु बन जाता था। तो वो सोचता था ब्राह्मण से चल जाए बौद्ध में तो मेरा स्टेटस जो है बढ़ जाएगा। इस तरह से बौद्ध धर्म का विकास बढ़ता गया। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और जीव मात्र की प्रति दया की भावना जगाकर देश में पशुधन की वृद्धि थी। अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया। अब गौ हत्या जो है, सबसे पहले महात्मा बुद्ध ही ने इसके बारे में बोला था, गौ हत्या नहीं होना चाहिए। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सूत निपात में गाय तो भोजन रूप और सुत देने वाली अंततः बनद सुतदा कहा गया, यानी गाय से हमें भोजन प्राप्त होता है दूध के रूप में, रूप हम तो अच्छा होता है दूध पीने से, और सुत देने वाली कहा गया। इस कारण उनकी रक्षा करने का उपदेश दिया गया। ब्राह्मण धर्म में गाय की पूजनीयता और अहिंसा पर जोर पड़ने के कारण स्पष्टतः बौद्ध धर्म के उपदेश का प्रभाव था। बौद्ध धर्म ने तर्कवाद को जन्म दिया। इससे लोगों में बुद्धिवाद पनपा। अपने नए धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए बौद्धों ने नए प्रकार से साहित्य सर्जना की। उन्होंने अपने लेखन से पाली को समृद्ध किया। आरंभिक पाली साहित्य 3 कोटियों में बांटा जा सकता है। प्रथम कोटि में बुद्ध के वचन और उपदेश हैं, दूसरे में संघ के सदस्यों द्वारा पालनीय नियम आते हैं और तीसरे में धम्म का दार्शनिक विवेचन है। ईसा की प्रथम 3 सदियों में पाली और संस्कृत को मिलाकर बौद्धों ने एक नई भाषा चलाई जिसे मिश्रित या हाइब्रिड संस्कृत कहते हैं। बौद्धों की साहित्यिक गतिविधियाँ मध्य युग में भी चलती रही। पूर्वी भारत के कुछ प्रख्यात अपभ्रंश कृतियाँ बौद्धों की देन है। तो आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म कल्चरल के साथ साथ लैंग्वेज पर भी बहुत अच्छा प्रभाव दिया। जो हाइब्रिड संस्कृत जो है बौद्ध में जो पाली और संस्कृत को मिलाकर नई भाषा बनाई, और अपभ्रंश कृतियाँ जो है वह पूर्वी भारत में इससे मिलते हैं। तो ये एक अच्छा एक इनोवेटिव था जो बौद्ध धर्म ने अपने
लैंग्वेज के क्षेत्र में दिया। बौद्ध विहार महान विद्या केंद्र हो गए जिनमें आवासीय विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें बिहार में नालंदा और विक्रमशिला और गुजरात में वल्लभी उल्लेखनीय हैं। आज हम लोग देखते हैं रेसिडेंशियल जो पढ़ाई होती है, जो आप देखते हैं नवोदय में आप देख रहे हैं, जहाँ रेसिडेंस रहते हैं, दून में जैसे देखते हैं रेसिडेंस, वो परंपरा बौद्ध धर्म बिहार में बहुत प्राचीन काल से ही शुरू हुई। तो आज भारत का जो हम लोग देखते हैं, प्राचीन काल में भारत जो था कितना समृद्धशाली था, ये आप हमारे नोट्स के बारे के जरिए जान रहे हैं। प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव है, कला पर भी उनका बहुत स्पष्ट प्रभाव है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं शायद बुद्ध की ही है। बिहार के गया में और मध्य प्रदेश के सांची और भरहुत में जो चित्रफलक या पैनल मिले हैं वह बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धों ने मूर्ति पूजा की प्रथा अपनाई। तो आप देख रहे हैं, अगर पहला अगर तो पूजित हुआ है व्यक्ति तो वह बौद्ध गौतम बुद्ध हैं, जो पहली शताब्दी से उनसे मूर्ति बनाकर पूजा करना शुरू हो गया। ईसा की पहली सदी में ही गौतम बुद्ध की फलक प्रतिमाएं बनने लगी। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत में यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने मिलकर एक नई प्रकार की कला को, जिसे गंधार शैली की कला कहते हैं, जन्म दिया। पश्चिमोत्तर सीमांत में जो है यूनान और भारत का जो दोनों मूर्तिकार आपस में एक मिलाकर एक नई कला गंधार शैली बनाए। इस प्रदेश से बनी प्रतिमाओं में देशी और विदेशी दोनों प्रभाव स्पष्ट हैं। भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर कमरे बनाए जाने लगे और इस प्रकार दया की बराबर पहाड़ियों में और पश्चिम भारत में नासिक के आसपास की पहाड़ियों में गुहा स्थापत्य की शुरुआत हुई। बौद्ध कला दक्षिण में कृष्णा डेल्टा में और उत्तर में मथुरा में फली फूली। 500 ईसा पूर्व में कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली और राजगिरी नगर बने। अब हम जनपद राज और प्रथम मगध साम्राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट तो शेयर करना चाहेंगे। लोगों का जो लगाव अपने जन या कबीले से था वह पहले अपने गांव धर से हुआ, बाद में अपने जनपद या स्वयंबद्ध भूभाग से हुआ। 450 ईसा पूर्व के लगभग पाणिनि ने 40 जनपदों का उल्लेख किया जो उत्तर भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक थे। पाली पुस्तक से पता चला कि जनपद बटकर महाजनपद बन गए। बुद्ध के समय 16 महाजनपद थे। इनमें अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। पूरब से जब शुरू करते हैं तो पहला अंध जनपद मिलता है जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले पड़ते हैं। इसकी राजधानी चंपा थी जहां ईसा पूर्व 6ठी सदी से आबादी होने का प्रमाण मिलता है। अंतोदत्त व अंध जनपद तक पड़ोस से शक्तिशाली मगध राज्य ने अपने में मिला लिया। मगध जनपद में आधुनिक पटना और गया जिला तथा शाहाबाद के कुछ हिस्सा पड़ता था। गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में बज्जियों का राज्य था। यह 8 जनों का संघ था। इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे जिन्होंने राजधानी वैशाली थी। इसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाट गांव से की जाती है। बज्जियों के पश्चिम में काशी जनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। सबसे पुराना बास लगभग 500 ईसा पूर्व का था। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था परंतु बाद में उसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था।
इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश से डोडा और बहराइच जिलों की सीमा पर ते सहित महंत स्थान से दी जाती है। तोसल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी। 500 ईसा पूर्व से पहले यहाँ आबादी नाम मात्र की थी। तोसल में सात्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी शामिल था। कपिल वस्तु राजधानी की पहचान बस्ती जिले के पिपरहवा स्थान से की गई है। सात्यों की दूसरी राजधानी पिपरहवा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। अशोक के इस शिलालेख अभिलेख में लुम्बिनी तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहा गया है। तोसल के पड़ोस में मल्लो की गणराज्य थी। इसकी सीमा बज्जी राज्यों के उत्तरी सीमा से जुड़ी थी। मल्लो की राजधानी तुसीनारा में थी, जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तुसीनारा की पहचान देवरिया जिले के तासिया नामक स्थान से की गई है। पश्चिम की ओर से यमुना के तट पर वत्स जनपद था। इसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। वत्स लोग वही तुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आकर बसे थे। उन्होंने कौशाम्बी तो इसलिए पसंद किया कि वह स्थल गंगा यमुना के संगम के नज़दीक था। ईसा पूर्व 5वीं सदी में राजधानी कौशाम्बी की मिट्टी से तिलबंदी की गई थी। अवंती राज मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य में 2 भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती थी। ये दोनों नगर ईसा पूर्व 6वीं सदी से महत्व प्राप्त करते गए और अंतोदत्वा उज्जैन ने महिष्मती को पछाड़ दिया और बड़े पैमाने पर लोक धर्म का विकास हुआ और इसकी मजबूत किलेबंदी की गई। बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वह हरियत कुलता था और बुद्ध के समकालीन था। बिंबिसार ने अंध देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। उसके साथ दहेज के रूप में प्राप्त तासी द्राम से उसे 1 लाख की आय होती थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चलना थी, जिसने अजातशत्रु का जन्म दिया, और तीसरी रानी पंजाब के मद्रतुल के प्रधान की पुत्री थी। मगध के असली शत्रुता अम्बती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। उसके राजा चंद्रप्रद्योत महासेन की बिंबिसार से लड़ाई हुई थी, किंतु दोनों ने अंत में दोस्त बन जाना ही उपयुक्त समझा। बाद में जब प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया तो बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवेद जीवक को उज्जैन भेजा था। बिंबिसार ने मगध को ईसा पूर्व 6वीं सदी में सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया था। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे द्विवर्ज कहते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक 52 साल शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था। उसके शासनकाल में बिंबिसार राजकुल का वैभव चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी और तीसरी तैयारी थी।
अपने समूचे शासनकाल में उसने बिंबिसार की आक्रामक नीति तो चलाया। इस तरह त्रासी और तोसल ने मिलकर मुकाबला किया। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई। तोसल नरेश तो अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का ब्याह करने और अपने जमाए तो त्रासी सौंप कर सुलह करने के लिए विवश होना पड़ा। अजातशत्रु ने वैशाली तो मिलाकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती के शासक अधिक शक्तिशाली थे। अजातशत्रु के बाद उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। उसने पटना में दंदा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। इसके कारण यह था कि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र भाग में पड़ता था। मगध के साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में झारखंड की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयन के बाद शिशुनागों के वंश का शासन शुरू हुआ। वे अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी की शक्ति तो तोड़ देना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद अवंती राज मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य अंत तक बना रहा। यानी आप देखें तो शिशुपाल वंश का जो सबसे बड़ा उपलब्धि था, जो अवंती जो था, जो अजय था, उसे वह मगध साम्राज्य में मिला दिया और मौर्य साम्राज्य तक वो बना रहा। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन हुआ। ये मगध का सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। इनका शासन इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर ने, जो उस समय पंजाब पर हमला कर चुका था, पूर्व की ओर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। नंदों ने कलिंग जीतकर मगध शक्ति को बढ़ाया। विजय स्मारक के रूप में महापद्मनंद कलिंग से जिनकी मूर्ति उठा लाए थे। महापद्मनंद ने अपने तो एक राट कहा। नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे। इनकी सेना में 2 लाख पद्धति यानी पैदल चलने वाले, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी थे। नंद के बाद मगध पर मौर्यों का शासन था। मौर्यों के उत्थान के पहले ही की 2 सदियों में मगध के साम्राज्य के विकास पर का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा। भारत में सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे तय साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुई थी। लोह युद्ध में मगध की भौगोलिक स्थिति बड़ी उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे की समृद्ध भंडार मगध के आरंभिक राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं थे। लोहे की खोज पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिलती है, जो उज्जैन राजधानी वाले अवंती राज्य से अधिक दूर नहीं थी। 500 ईसा पूर्व के आसपास उज्जैन में निश्चय ही लोहे तो दलाने और तपाकर ढालने का भी काम होता था। वहाँ के लोहार संभवतः बहुत अच्छी किस्म के हथियार तैयार करते थे। यही कारण है कि उत्तर भारत की प्रभुता के लिए अवंती और मगध के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। उज्जैन पर कब्जा करने में मगध को लगभग 100 साल लगे। मगध की दोनों राजधानियाँ, प्रथम राजधानी और द्वितीय पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्भेद्य था। ईसा पूर्व 5वीं सदी में मगध के शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गए। केंद्र भाग में स्थित इस स्थल के साथ सभी दिशाओं से संचार संबंध स्थापित किए जा सकते थे। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था